बीजेपी की चुनावी रणनीति और विपक्षी गठबंधन किस तरह से इसमें चल रहा है गुणा गणित, इसकी बात करेंगे। सियासत की 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने नारा दिया है, अब की बार 150 पार। बीजेपी ने अपने कद्दावर नेताओं को चुनावी रण में उतारकर अपना लक्ष्य सार्वजनिक भी कर दिया है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी शिवराज सिंह के 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी से डरी हुई है, इसलिए केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार रही है। लेकिन कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक करने से क्यों आशंकित है, ये एक बड़ा सवाल है। अभी तक वो खुद अपनी सूची अपने उम्मीदवारों की सार्वजनिक नहीं कर पाई है, उसको लेकर आशंकाएं बनी हुई हैं। उधर इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आज से मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और मध्य प्रदेश में वो जमकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ढूंढने के बजाय समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी असेंबली चुनाव में उतारने का फैसला किया है। तो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी चुनावी रण में नमूदार है। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल अपनी पहली लिस्ट मध्य प्रदेश के लिए जारी कर चुके हैं। केजरीवाल का दावा है कि फ्रीबी के मामले में उनकी लिस्ट राहुल गांधी से बड़ी है, तो राहुल गांधी से कांग्रेस से बड़ी फ्रीबीज दे सकते हैं, यह केजरीवाल का दावा है। केंद्रीय नेताओं को मध्य प्रदेश में उतारने से पहले बीजेपी ने यह प्रयोग पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के असेंबली चुनावों में भी किया था। जानकार ऐसा मानते हैं कि बीजेपी ऐसा ही प्रयोग राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कर सकती है। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बड़े कद्दावर नेताओं को उतारने की तैयारी कर रही है बीजेपी, ऐसा जानकार मानते हैं। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद जहां बीजेपी चुनाव में इसे एक बड़ी उपलब्धि बता रही है, वहीं राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को एक मुद्दा बनाया है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में वाक युद्ध जारी है। पंजाब में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के 32 एमएलए उनके संपर्क में हैं। 32 एमएलए प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि उनके संपर्क में है। वहीं सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस को चुनौती दी है कि वे उनकी सरकार को गिराकर दिखाएं। भगवंत मान कहते हैं कि यह चुनौती है कांग्रेस के लिए। सीएम मान ने कहा है कि बाजवा का सीएम बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। ऐसी ही तू मैं अन्य प्रदेशों में भी जारी है। केवल ये पंजाब की बात नहीं है, बल्कि दूसरे राज्यों में भी इंडिया गठबंधन में यह जारी है। मिशन 2024 से पहले विपक्ष के सामने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव बड़ी चुनौती हैं। कांग्रेस पार्टी इन राज्यों में सीट शेयरिंग के लिए तैयार नहीं है। जाहिर है दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां अपने पिच पर कांग्रेस को खेलने देंगी या नहीं, ये तय होना बाकी है, क्योंकि रीजनल पार्टीज लगातार कांग्रेस का जो वोट बैंक है उस पर सेंध लगाती रही हैं। और इस पूरे प्रकरण में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है, उनका क्या कहना है, आइए उनको सुनते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो लगातार केंद्रीय मंत्री बने हुए थे, सांसद बने हुए थे, उनको यदि विधानसभा में उतारा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। और इस वजह से वैसे अपने बड़े बड़े योद्धाओं को उतार रहे हैं, लेकिन आप सब समझ रहे हैं कि स्थिति क्या है। तो वहीं भूपेश बघेल के बयान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कुछ कहा, यह भी सुन लेते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री को नहीं उतार रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को उतार रही है। अपने कार्यकर्ता का जहां जैसा उपयोग है उस दृष्टिकोण से उपयोग करना, मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस पार्टी को पेट में क्यों दर्द हो रहा है, इसका कोई कारण मुझे समझ में नहीं आता। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है सिद्धार्थ जी। राहुल लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। राहुल जी स्वागत है आपका। और स्वागत है विनोद मिश्रा जी, हमारे संपादकीय सलाहकार, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और विनोद जी, आपके साथ अगर इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें, किस तरह से देखते हैं इस पूरी कवायद को, जहां अब 5 राज्यों के चुनाव सर पर हैं और आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सभी चुनावी रण में जनता के सामने नमूदार हैं। निखिल, अभी आपने जो एक सीएम बघेल साहब का सुनाया, अभी साउंड बाइट सुना रहे थे, और उसके साथ में गजेंद्र सिंह शेखावत जी का आपने बाइट सुनाया था केंद्रीय मंत्री का, तो आपको दोनों चीज़ों में साफ साफ आपकी रिपोर्ट से ही साफ झलकती है। जैसे जब आपने रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो उसके पास तुरंत रिएक्शन जो बघेल साहब का है, वो सीधे सीधे ये बता रहे थे कि ये भाजपा जो है वो डरी हुई है, इसलिए वो केंद्रीय मंत्रियों को उतार रही है। और दूसरी तरफ जो गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं कि अगर वो इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी में कोई केंद्रीय मंत्री नहीं होता, सब कार्यकर्ता है, और ये पार्टी का फैसला होता है कि किस कार्यकर्ता को कहाँ और किस जगह पे उसका असाइनमेंट दे, किस जगह पे उसको सीट में खड़ा करे, कहाँ चुनाव के मैदान में उसको उतारे और कहाँ संगठन की जिम्मेदारी में लगाए, ये पार्टी का फैसला होता है।
तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए आपको एक बात तो समझनी पड़ेगी कि कल का जो ये बीजेपी की ये जो सेकंड लिस्ट थी मध्य प्रदेश की, वो डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी के लिए हैरान करने वाली है। हैरान करने वाली ये है कि अभी तक कांग्रेस की तरफ से जो तैयारी थी वो शिवराज सिंह चौहान को सामने में रख के कमलनाथ को, वो भी अब 75 से प्लस के ही हैं, तो 75-80 साल के एक बूढ़े आप कह सकते हैं कि नेतृत्व को वो मैदान में कमलनाथ को इसलिए उतारा गया था कि उनको लग रहा था कि शिवराज सिंह के सामने में वो किसी न किसी तरह से कांग्रेस की नैया पार लगा लेंगे, क्योंकि उनके साथ में 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी का भी लोड है। यह हमें समझने की ज़रूरत है। लेकिन जो बीजेपी ने इस बार जो किया है वो अपने सेकंड लिस्ट में आते आते बीजेपी ने एक तरह से सामूहिक नेतृत्व की एक नई परिभाषा गढ़ी है। अभी आप अगर देखें तो वहाँ मध्य प्रदेश में, और यही चीज़ें कमोबेश आप देखेंगे कि वही राजस्थान में, तेलंगाना में जो ये 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, कमोबेश आपको एक यही नया सीन देखने को मिलेगा। जैसा कि ये बात है कि बीजेपी ने ये बात आप अपनी रिपोर्ट में भी बता रहे थे कि बड़े मंत्रियों को, बड़े केंद्रीय नेतृत्व में जो बड़े नेता हैं उनको अभी पश्चिम बंगाल में भी कई बड़े लीडर को उतारा गया था, पिछले त्रिपुरा के असेंबली इलेक्शन में भी उतारा गया था। लेकिन ये जो सामूहिकता की बात है, एक कार्यकर्ता की बात है कि आप पार्टी में चाहे वो आप मंत्री रहें या प्रधानमंत्री रहें या कितने भी बड़े कद्दावर लीडर रहें, पार्टी जो अपने हिसाब से तय करती है संगठन के हिसाब से कि आपका दायित्व क्या बनता है, उस दायित्व में अगर आप आज 3 मंत्रियों का वहाँ पे असेंबली के इलेक्शन में दूसरी लिस्ट में नाम आया है या फिर 5 उसमें एमपीज़ का भी नाम आया है, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं एक सामूहिक नेतृत्व की जो अपनी क्षमता है उसको बीजेपी ने लोगों के सामने में रखा है। और ये जाहिर सी बात है कि हर नेता अपने अपने इलाके में एक छत्रप है, और हो सकता है कि ये चीज़ें बीजेपी के आने वाले टाइम में जो एमपी का इलेक्शन है उसमें एक बड़ी कामयाबी भी दर्ज करा जी। ये पहली बार नहीं है विनोद जी जब केंद्रीय मंत्रियों को या बड़े नेताओं को, सांसदों को विधानसभा के चुनाव में उतारा जाना है। तमाम पार्टियां, बीजेपी नहीं दूसरी पार्टियां भी इसका प्रयोग करती रही हैं और अपने बड़े नेताओं का लाभ वो जनता के बीच में ले जाने में करती रही। राहुल लाल जी, कांग्रेस अपनी लिस्ट नहीं निकाल पा रही है, इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? वो उनकी बीजेपी के लिस्ट पे तो कमेंट करते हैं लेकिन उनकी लिस्ट अभी तक खुद नहीं आई है, और आप देख ही रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक सभी लोग ताल ठोक रहे हैं चुनावी मैदान में इंडी गठबंधन के सामने ही। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, विनोद मिश्र जी एक विद्वान लोगों में से शामिल हैं, लेकिन उनके कई बातों से बड़ी असहमति रहती है, और तो आपके सवाल का उत्तर भी दूंगा और उनके कुछ बातों का भी मैं जवाब दूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कई दिग्गज लोगों को वहां पे टिकट दिया, बिल्कुल। अब पार्टी का हर व्यक्ति कार्यकर्ता ही होता है, लेकिन उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो प्रतिक्रियाएं बड़ी सुनने योग्य हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा है कि मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूं कि मेरा चुनाव लड़ने का जरा सा भी मन नहीं है, और चुनाव लड़ने के बाद से मैं अंदर से खुश नहीं हूं। तो कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आप देख लीजिए। रत्नाकर चतुर्वेदी, प्रहलाद पटेल को जब टिकट दे दिया गया है तो एक तरह से विरोध के स्वर रत्नाकर चतुर्वेदी जी ने फूंक दिया है मध्य प्रदेश में। उन्होंने खुल के कह दिया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। देखिए, मुख्य बात यह है कि आपके पास एक तो 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है शिवराज सिंह चौहान का, जिनको अब विनोद जी भी बता भी रहे थे, और साथ ही साथ 9.5 साल का केंद्र सरकार का भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। यानी अब बताइए, नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कि 3 कृषि कानूनों का महत्व किसानों को नहीं समझा सके यहाँ पे, और वो वहां पे 29.5 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बीच में बीजेपी की उपलब्धियों को जनता को कैसे समझा देंगे? मुझे तो अभी भी याद है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि तीनों कृषि कानून बहुत पवित्र हैं, और उससे हम किसानों को समझा नहीं सके। किसानों को समझाने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? वो जिम्मेदारी दी गई थी कृषि मंत्री जी को, और कृषि मंत्री विफल रहे थे उसमें। अब आते हैं कि टिकटों का वितरण कांग्रेस ने अब तक क्यों नहीं किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी परंपराएं तोड़ी है। अगर भारतीय जनता पार्टी का हम लोग देखें पुराना कार्य करने का जो तरीका था, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पहले नोटिफिकेशन आता था, तैयारी हलचल शुरू होती थी, टिकटें जारी करती थी। उन्होंने यहाँ पे अपने सी श्रेणी और डी श्रेणी के टिकटों को उन्होंने पहले से जारी कर दिया है। कांग्रेस के लिए स्थितियां, कांग्रेस वहां पे समाज काफी सहज महसूस कर रही है वहां पे, क्योंकि कांग्रेस की तरफ में कोई खेमेबंदी की स्थिति नहीं है। पूरी दुनिया जानती है नवाज बीजेपी, महमूद बीजेपी, शिवराज बीजेपी, वो कितने सारे बीजेपी में खंड बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश में। खैर, ये सारे सवाल आप उठाएंगे तो देखिए, सिद्धार्थ यादव भी अब जब दिग्विजय सिंह के पोस्टर गायब होते हैं तो उनकी भी बात करेंगे तो मैं उनको रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि वो हमारी चर्चा वहां तक जाए।
क्योंकि फिर तो देखिए कमलनाथ और किसके बीच में क्या क्या टसल है, वो रोकेंगे नहीं, हमारी चर्चा डिरेल हो जाएगी। बहरहाल मैं इसमें लेकर आना चाह रहा हूं सिद्धार्थ यादव को चर्चा में। सिद्धार्थ जी, ये कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वहां पे, लोग डरे हुए हैं, जनता चाह नहीं रही है, इसलिए बीजेपी बड़े नेताओं को उतार रही है। इन्होंने एक बात और राहुल लाल जी ने कही कि कृषि मंत्री किसानों को नहीं समझा पाए, वो जनता को क्या समझा पाएंगे। ये विपक्ष की भाषा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, राहुल लाल जी स्वतंत्र है कुछ भी कहने के लिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना इसमें बिल्कुल स्पष्ट है। एंटी इनकम्बेंसी तो वहां होती है जहां पर जनता के लिए विकास कार्य, जनता के लिए सेवा कार्य ना हुए हों। एंटी इनकम्बेंसी तो 20 साल पुराना जो मध्य प्रदेश था, लोगों के मन से तो वो भी नहीं निकल पाया आज। क्या जंगल राज था, क्या कानून की व्यवस्था थी, क्या सड़कों की व्यवस्था थी, क्या भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था। मतलब चारों ओर हताशा फैली हुई थी। और आज का मध्य प्रदेश जो देश में इतनी सारी कैटेगरीज में नंबर 1 आता है, जहां विकास का एक ऐसा मॉडल निकल कर आया है कि जिला स्तर तक विकास जो कि भागीदारी बन पा रहा है। लाडली बहना योजना जो कि महिलाओं के लिए एक सूत्रधार बन करके निकली है। ऐसी अनेक योजनाएं जो जनता की सेवा और लाभ के लिए निकल करके आई हैं। जब ऐसी योजनाओं का लाभ जनता को मिलता है तो एंटी इनकम्बेंसी का कोई सवाल नहीं निकल के आता। जनता के लिए बिल्कुल एक स्पष्ट मत है, हमें एक ऐसी सरकार को चुनना है जो देश को और प्रदेश को आगे लेकर के जाए। अब कांग्रेस पार्टी की बात करी जाए, अंतरकलह की बात की जाए, तो उसमें तो मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। नहीं तो कहां फिर गहलोत जी, कहां फिर सचिन पायलट जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय जी, क्या अंदर चल रहा है, कितना है वो जानते हैं राहुल जी भी, पर क्या पता मजबूरियां हो, नहीं कह पाते हो। और ऊपर से जो इनका अलायंस है पूरा एनडीए अलायंस, उसमें भी क्या चल रहा है वो भी ये जानते हैं। अभी अखिलेश जी को भी राष्ट्रीय पार्टी बनना है, तो राजस्थान भी जा रहे हैं, मध्य प्रदेश भी जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी जाएंगे, बनना है ना, उनकी आकांक्षा है। अब कैसे उनको मना करेंगे आप? तो वास्तव में तो क्या स्थिति है इनके लिए अलग है, हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, हमारे पास एक नीति है प्रदेश के लिए, देश के लिए, और हमारे पास एक मजबूत नेतृत्व है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जिस प्रकार से देश पूरे विश्व में अपनी एक छाप छोड़ रहा है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश का जो सुशासन है वो आगे चलता रहे। और जो इस बदहाली में राजस्थान है, चाहे कानून व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, युवा की व्यवस्था, एक्स्ट्रा वैट, जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, उनसे जनता बिल्कुल राहत पाने के लिए बेआबरू बैठी है। और इसीलिए अब वो बिल्कुल बेताब है कि कैसे एक सत्ता परिवर्तन करके उनको वापस लाया जाए। ठीक है, विनोद मिश्रा जी, एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, ये जो इंडी गठबंधन है, अभी अखिलेश यादव की चर्चा हुई, केजरीवाल की चर्चा हुई, प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं 32 एमएलए उनके संपर्क में है, ये रिपोर्ट में अभी आपने देखा होगा। और जो भगवंत मान है वो रिटेलिएट कर रहे हैं, कह रहे हैं गिरा कर दिखाइए। ये किस तरह का गठबंधन है कि मंच पर तो साथ में है और जमीन पर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? निखिल, देखिए, अभी सिद्धार्थ जी ने तो राहुल जी का जवाब दिया है, लेकिन राहुल जी सीधे सीधे मुझसे ही सवाल पूछते नजर आए अपने जवाब में। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि कम से कम इतना आपको, शायद आपको भी थोड़ा सा याद होगा राहुल लाल जी, कि अभी जो 3 किसान कानून की बात आप कर रहे थे, उसमें कृषि मंत्री को भी जोड़ रहे थे, तो आप ये देखिए कि वही काम अभी राहुल गांधी कर रहे हैं। जो उन्होंने 3 किसान कानून के बारे में भ्रम फैलाया, और जितने अभी जो भी सो कॉल्ड किसान नेता हों, और दिल्ली में पिछले 1 साल तक बॉर्डर को जाम रखा, जो हालात बनी यहाँ की व्यवस्था की, ट्रैफिक की, सारी दुनिया को पता है। लेकिन वही चीज़ अभी हो रहा है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बात को उन्होंने कहा, पार्लियामेंट में भी कहा, कि जब भी कोई सरकार ने एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप लेके आई है, कुछ बड़े फैसले लिए हैं, कांग्रेस ने उसका विरोध किया है और लोगों में भ्रम फैलाया है। ये जो भ्रम फैलाने की बात आप कह रहे थे, इस 30 किसान के इस 3 कानून से राहुल लाल जी, सबसे फ़ायदा जो छोटे किसान थे उनको ही होना था। जो आपने, या आप जिसके समर्थक होंगे, या जो आप राजनीतिक विश्लेषक होंगे जिनके लिए आप करते हैं, उन्होंने एक तरह से छोटे किसानों के हक, उनके फ़ायदे, उनके चीज़ों को ख़त्म कर दिया। जो एक मार्केट उनको मिलना था, वो संभावनाएं को आपने ख़त्म कर दिया। लेकिन आपने भ्रम फैलाया कि नरेंद्र सिंह तोमर ने उन लोगों को समझा नहीं पाए और आपको वापस लेना पड़ा। यही चीज़ आज राहुल गांधी जैसे ही इलेक्शन कैंपेन के लिए पहली बार वो छत्तीसगढ़ गए हैं, तो कल वो जाते ही उन्होंने जातीय गणना और महिला आरक्षण की बात में, ओबीसी के कोटे की बात उन्होंने शुरू की थी।
तो जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि सरकार की कोई बड़ी उपलब्धि है या ये बड़े फैसले आम लोगों के लिए जनमानस में एक बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेप होता है, तो आप फिर उसमें एक भ्रम फैलाते हैं, आप उसमें एक ऐसे बिहेवियर्स कुछ ऐसे ढूंढते हैं, तर्क ढूंढते हैं जैसे में लोगों में इसका इम्पैक्ट नहीं पड़े। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं, जो आपको कृषि कानून में आपको लोगों में पड़ते हुए आपने देखा है। रही बात दूसरी बात कि जब निखिल कह रहे थे इस चीज़ को कि इंडिया गठबंधन किस में क्या हो रहा है, तो देखिए निखिल, जब कभी भी इलेक्शन होता है, एक छोटा बाई इलेक्शन को आप बना देते हैं इंडिया वर्सेस एनडीए बना देते हैं। अभी जो यूपी में बाई इलेक्शन हुए थे और एक दो स्टेट में, ये 5 राज्यों का चुनाव है और सामने में आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ इंडिया और एनडीए नहीं बनता है इनके लिए, क्योंकि यहाँ कांग्रेस के लिए सबसे मुफीद ये है कि वो इसमें कोई शेयर नहीं देना चाहती किसी रीजनल पार्टी के लिए। तो इसलिए आम आदमी पार्टी हो या इसमें समाजवादी पार्टी हो या इसमें जो दूसरे रीजनल पार्टी हो, वो सारे रीजनल पार्टी अपने अपने हक के लिए वहाँ पे खड़ी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप दिसंबर जनवरी तक में इन सारे स्टेट में चुनाव लड़ने में अलग अलग तरीके से लड़ेंगे, तो फरवरी आते आते, मार्च आते आते आप देश को कैसे बताएंगे कि हम इंडिया गठबंधन चट्टानी एकता के साथ अब मोदी सरकार के विरोध में खड़े हैं। ये चीज आने वाले टाइम में ये लोग खुद ब खुद एक्सपोज होते रहेंगे। ठीक है, राहुल लाल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, बार बार एक सवाल आ रहा है कि भाई मैं और डिकोड कर दे रहा हूं जो विनोद जी कह रहे थे कि भाई घोसी के उपचुनाव को तो बड़ा टीम इंडिया और एनडीए के बीच का मैच मान लिया गया, लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, उसको वहां पे आखिर गठबंधन क्यों नहीं नजर आ रहा है? देखिए, इस चीज के संदर्भ में मैं कहूंगा कि अगर हम लोग पहले भी देखें, मान लीजिए एनडीए को ही देखिए, एनडीए के कई सारे घटक थे जो कि लोकसभा चुनाव में साथ में लड़ते थे। हम लोग देखते थे कि दिल्ली में भी आके जो है कि उसमें शिवसेना के लोग जो कि दिल्ली में भी लड़ते थे। अभी सैनी जी से इन्होंने बिहार में गठबंधन किया, पूरे उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ रहे थे। तो कई बार होता है कि गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पे होता है, कई बार राज्य स्तर पे भी होता है। राहुल लाल जी, मैं लेकिन जो बताऊं अभी आपको, राहुल लाल जी, जो जनता सवाल दरअसल पूछ रही है, जो बहुत सारे व्यूअर्स भी इस तरह के सवाल पूछते रहते हैं और जो लोगों की जहन में आता है कि ये 5 राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। हम जब इंडी गठबंधन की बात करते हैं तो लोकसभा में भी हमारा नेता तय नहीं होगा, हम आपस में पहले लड़ लेंगे, उसके बाद फिर बाद में जब चुनाव जीत जाएंगे तब फिर आपस में लड़ेंगे कि नेता कौन तय होगा। तो ये कौन सी बात हुई? कम से कम कोई एक प्रारूप तो तय होना चाहिए। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो सिर फुटअव्वल वाली स्थिति है वो अभी सामने दिखने लग गई है। देखिए, ये सवाल तो फिर भारतीय जनता पार्टी से भी पूछ सकते हैं कि आखिर भाई उनके मुख्यमंत्री के कौन उम्मीदवार हैं। वो उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं चाहूंगा कि इसका भी विश्लेषण आप सही मायनों में करें कि क्या ऐसा सच है कि नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये राजनीतिक दलों के पास है। देखिए, वो चाहे तो पहले भी नेता घोषित कर सकते हैं, नेता बाद में भी घोषित कर सकते हैं। तो ये पार्टियां अलग अलग रणनीति बनाती है। हम लोगों ने देखा है, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे, योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल वहां पे घोषित तौर पर जो है कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, लेकिन अभी जो 3 राज्यों के चुनाव हम लोग दिख रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने किसी को भी अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया। तो वो एक रणनीति का हिस्सा होता है। लेकिन जो सवाल है कि क्या दरअसल आपस में लड़ रहे हैं, इसका मैं ये समझना चाहता हूं राहुल लाल जी कि क्या इसका इफेक्ट लोकसभा चुनाव में नहीं होगा? वो कह रहे हैं 32 एमएलए मेरे संपर्क में हैं, बाजवा बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी कैसे बैठेगी एक साथ? बिल्कुल चीजें एक साथ बैठ ली जाएंगी। देखिए, आपने देखा होगा कि जब दिल्ली में इस प्रकार की चीजें, गतिरोध की स्थितियां आई थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का परिवर्तन किया गया। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अरविंदर सिंह लवली को लाया गया, जो थोड़ा तालमेल की स्थिति, उसके पहले अजय माकन के दरमियान में जो है कि जो पहले नेतृत्व में थे लोग, वहां पे तालमेल नहीं बन पा रही थी। तो ये परिस्थितियां कुछ जगह पे इस तरह से चीजें आएंगी और उसको सॉल्व किया जाएगा। लेकिन भारतीय लोकतंत्र बड़ा परिपक्व है। यहाँ पे लोकसभा के चुनाव में जहां पे बिल्कुल जिसके लिए वो गठबंधन बना है, जनता उसको समझती है। और जो अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव है जहां पे गठबंधन नहीं हुआ, क्योंकि अतीत में इसके हम लोगों को दर्जनों उदाहरण मिलते हैं, हर पार्टियों में मिलते हैं। जब नीतीश कुमार जी जब एनडीए गठबंधन में थे तो वहां पे जरूर जो है कि वो उनके साथ चुनाव लड़ते थे, बीजेपी के साथ, लेकिन कई अन्य राज्यों में चुनाव लड़ते थे और वहां पे बीजेपी के साथ उनकी दोबारा एनडीए में वापसी की बात हो रही है। मैं आपको बता दूं, सवाल उनसे बार बार पूछा जा रहा है, वो टाल दे रहे हैं। अच्छा सवाल पूछा है। तो चलिए, दरअसल ये जब तक, जैसा विनोद मिश्रा जी ने कहा कि जब तक ये चुनाव आ नहीं जाएंगे और चुनाव जब तक हो नहीं जाएंगे तब तक इनका गठबंधन बनता रहेगा, टूटता रहेगा, चुनाव लड़ते रहेंगे एक दूसरे के खिलाफ। और आप उसका विश्लेषण कर रहे हैं कि नहीं जी वो साथ में हैं। चलिए, हम आपकी बात मान लेते हैं, जनता इसको देखेगी। बहरहाल सिद्धार्थ यादव जी, आपको लगता है कि ये जो इंडी गठबंधन बना है,
इससे किसी भी तरह का खतरा आपको दिखाई दे रहा है लोकसभा के चुनाव में या आने वाले राज्यों के चुनाव में, जब ये एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे हैं? क्या इसका कुछ फायदा मिलेगा लोकसभा में? देखिए, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, देश की जनता बहुत समझदार हो चुकी है और बिल्कुल ठीक विश्लेषण करती है। राहुल जी का विश्लेषण कितना ठीक है नहीं मैं नहीं जानता, पर देश की जनता का विश्लेषण बिल्कुल ठीक है। उनके सामने दो चॉइसेस हैं, एक है विकास की प्रगति की राह, एक है डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स, एक है कॉम्प्रोमाइज की पॉलिटिक्स। राहुल जी ने तो स्वयं ही कहा, राहुल गांधी जी एक प्रोग्राम में कह रहे थे, उन्होंने बोला कि हम लोग सब टेबल पे आमने सामने बैठते हैं, हम पूछते हैं आपको क्या चाहिए, तो वो कहते हैं हमको ये चाहिए, फिर हम कहते हैं हमको ये चाहिए, हम एक कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन पर आ जाते हैं। आज देश को कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन नहीं चाहिए, आज देश को एक मजबूत नेतृत्व चाहिए जिसके पास एक क्लियर विजन है, जो भारत को वास्तव में विश्व गुरु की यात्रा पर ले जा सके। आज जब हम सोच रहे हैं कि 2047 में एक विकसित भारत हो, 2029 से पहले एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो, जब हम वर्ल्ड लीडर बन रहे हैं हर फील्ड के अंदर, जब हम वैश्विक समस्याओं चलिए का इस समाधान चर्चा को जवाब विराम देंगे मनमोहन और सिंह अभी- सीधे लिए चलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के